बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम जनरल इलेक्शन 2024 जो बरतानिया के अंदर हुए हैं उसके हवाले से एक ओवरव्यू उसका लेंगे। नोट करते जाइएगा हर चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। जो भी आगे एग्ज़ाम आना है पीपीएससी का, इसमें पीपीएससी का पेपर सेटर इसको टच करेगा मुख्तलिफ एंगल से। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपको ये वैसे भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल इवेंट्स कौन कौन से चल रहे हैं रनिंग मंथ में, रनिंग ईयर में, वेरी रिसेंट और फोर्थ कमिंग। ये मैंने 4 चीज़ें बताई हैं। रनिंग मंथ में जो मंथ चल रहा है, रनिंग ईयर में जो इवेंट्स होने जा रहे हैं, फोर्थ कमिंग मीन होने जा रहे हैं, और जो हो चुके हैं रनिंग ईयर में और रनिंग मंथ में। इन इवेंट्स के हवाले से कम्पिटिटिव एग्जाम्स के, ये वर्ड है कम्पिटिटिव, कम्पिटेटिव नहीं बोलना है इसको, कम्पिटिटिव एग्जाम्स। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट से ये सपोज किया जाता है कि रनिंग मंथ में, रनिंग ईयर्स में, रनिंग ईयर में जो जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जो जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो होने जा रहे हैं, फोर्थ कमिंग जो होने जा रहे हैं, और रिसेंट जो हुए हैं, इस हवाले से कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट से ये सपोज किया जाता है कि उसके बारे में उसे एक नो हो है। इसी पर्सपेक्टिव में पीपीएससी का पेपर सेटर ये एक्सपेक्ट करते हुए, ये सपोज करते हुए कि आपको पता होना चाहिए, पता होगा आपको, इसीलिए आपसे वो पूछता है। जबकि हम वही पुरानी चीज़ों को एक क्रैम कर रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से जो यूके के अंदर हुए हैं, बरतानिया के अंदर जो 2024 में इलेक्शन हुए हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ को जहन में रखिएगा, ये बरतानिया का नक्शा है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है वाइस। आई डेट 8 है 7 है 7/7/2024 संडे। वाइस, WISE, वाइस। वाइस कहते हैं ना, वाइस डिसीजन, टेक द डिसीजंस बट दैट शुड बी वाइस, कि वो सियाने होने चाहिए आपके डिसीजंस। WIS इशू आ रहा है वाइस। तो बरतानिया वाइस इतना अक्लमंद ही था ना, जिसने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। और एक टाइम था, ये बंद कर देता हूँ, एक टाइम था ये कहा जाता था कि बरतानिया की सल्तनत का सूरज गुरूब ही नहीं होता। तो अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, दिन बदलते हैं, तो हर एक जो है ना उसको जवाल हर एक चीज़ को है, चेंज हर, वो कहते हैं कि चेंज ही ऐसी चीज़ है कि जो मुस्तकिल है। सबात एक तगैर को है ज़माने में, इकबाल कहता है कि तगैर को ही सबात हासिल है, परमानेंसी एक्यूरेसी के साथ वो सिर्फ एक चेंज को है। तो चेंज हुई, और इस इलेक्शन में भी पर्टिकुलरली आपको एक चेंज नजर आई है। 14 साल के बाद ये इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए हैं, जिसने शॉकिंग था दुनिया के लिए, दुनिया की पॉलिसीज पे असरअंदाज होता है। बरतानिया का इलेक्शन, अमेरिका का इलेक्शन, फ्रांस का इलेक्शन, ये जो मेजर कंट्रीज हैं, पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर, जिनके पास वीटो पावर्स हैं। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं। ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं ना, इनके अंदर जब भी इलेक्शंस होंगे, जो भी हुकूमत बनेगी, वो दुनिया को असरअंदाज करेगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस हवाले से ये मैं अभी पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। और जब हम रीजन में बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो रीजनल कंट्रीज होते हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, हर लिहाज से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए। इन्होंने हुकूमत इसीलिए की दुनिया के ऊपर कि ये सियाने थे, अकलमंद थे। इसलिए ये याद रखिएगा, वाइस, W फॉर वेल्स, वेल्स, I फॉर आयरलैंड,
एस फॉर स्कॉटलैंड एंड ई फॉर इंग्लैंड। ये इनकी टेरिटरीज हैं, ये इनकी टेरिटरीज हैं। इन्होंने आपस में यूनिटी की हुई है। पहले इन तीनों ने आपस में की थी, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ने। इन्होंने आपस में यूनिटी की कि हमारा सिक्योरिटी कंसर्न, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज इकट्ठी होंगी। अगर किसी एक पे किसी भी हुकूमत की तरफ से अटैक होता है तो उसको समझा जाएगा कि सब पे अटैक हुआ है। तो इन्होंने आपस में यूनिटी कर ली। उसके बाद फिर नॉर्दर्न आयरलैंड भी इनके साथ शामिल हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले इनके ये टेरिटरीज हैं, इनके ये यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स के अंदर कलेक्टिवली इलेक्शन होता है। बर्तानिया का इलेक्शन सिस्टम बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे यहां सिस्टम है। जिस तरह हम अपने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, बर्तानिया का सेम प्रोसीजर है। हमने बेसिकली हमारा जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके 280 आर्टिकल है, याद रखिएगा 280। हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन है। 23 मार्च 1956 को यह नाफिज हुआ था। 23 मार्च 1956 को 230, 23 मार्च 1956 230 आर्टिकल है इसके। उसके बाद हमारा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है। 8 जून 1962 को वो नाफिजुल अमल होता है। ये ऑब्जेक्टिव आती है कब इसे नाफिज किया गया, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एनफोर्स्ड, ये ऑब्जेक्टिव आती है। 8 जून 1962, उसके 250 है। 250 और 30 से याद रखना है। थर्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, 14 अगस्त 1973 को यह नाफिज होता है। इसके हमारे 280 आर्टिकल हैं, याद रखिएगा, सेक्शन नहीं है, आर्टिकल हैं। पहले 30 फिर 50 दूसरे के 62 के, इन दोनों को 50 और 30 80 हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का, जो अब प्रिवेल करता है, जो अब नाफिजुल अमल है, उसके 280 आर्टिकल है। अब यही तीनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है, हमने कहां से हायर किया है? हमारा वैसे तो सारा सिस्टम ही, गवर्निंग जो सिस्टम है, क्योंकि हम बरतानियाई कॉलोनी रहे हैं, हमने उधर से ही हायर किया है। ऐसे ही होता है, एक ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको काफी पेस्ट कर लिया जाता है, उसमें से चंद मॉडिफिकेशन होती हैं और वो इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह एक इलेक्शन का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाता है, बरतानिया के अंदर भी वैसे ही है। बेटा ये किसी का माइक ऑन है, ये माइक काइंडली बंद कर लें। फीमेल स्टूडेंट है, उसकी आवाज आई जा रही है, ये डिस्टर्ब कर रही है, ये बंद कर लें। तो जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंट्रोड्यूस करवाया हमारा इलेक्शन सिस्टम, हमारा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ऐसे ही वहां पे भी टोटल सीट्स हैं। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया है, हमारे प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस की अपनी अपनी सीट्स होती हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, उस पर प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जिस तरह होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, वैसे ही उधर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी हुई हैं, हल्के बने हुए हैं। हर हल्के से हर पार्टी का एक मेंबर होता है, 1 वोट। वही जैसे हमारे एक कैंडिडेट का उसको सीट मिलनी है और उस पर इलेक्शन होना है, उसने या मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली बनना है या उसने नेशनल असेंबली बनना है। ऐसे ही हमारी पार्लियामेंट जो है, हमारी पार्लियामेंट के अपर हाउस का नाम है अपर हाउस, सेनेट। लोअर हाउस का नाम है नेशनल असेंबली। बर्तानिया के अंदर अपर हाउस कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। जो लोअर हाउस है उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, COMMONS, हाउस ऑफ कॉमन्स। और अमेरिका के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां पे भी सेनेट है, अपर हाउस अमेरिका के अंदर, और लोअर हाउस जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। और बर्तानिया के अंदर जो लोअर हाउस है वो है हाउस ऑफ कॉमन्स। अब इनकी आप स्ट्रेंथ देख लें। हमारे सेनेट की कितनी स्ट्रेंथ है? 100 के 104 कम हो गई नहीं, इधर नहीं, इधर अच्छा, इधर भी कम हुई है, 336 इधर भी हो गई, 336
नेशनल असेंबली और 96, ये अपडेटेड फिगर है। आर यू श्योर? पहले 100 थी, फिर 104 हुई। ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि अगर मौजूदा करंटली 96 है तो इससे पहले कितनी थी? 104 थी। इससे पहले कितनी थी सीट्स? 100 थी। ऐसे ही नेशनल असेंबली की पहले कितनी थी? 342, और अब कम करके कितनी हो गई? 336। ऐसे ही हम बात करेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स की, हाउस ऑफ कॉमन्स की, लोअर हाउस की बात करेंगे। लोअर हाउस के टोटल मेंबर्स की तादाद मैं आपको बताता हूं। इसी कुल सीट्स होती हैं 650, 650 सीट्स होती हैं इसकी, 650 सीट्स होती हैं। और सादा अक्सरियत के लिए, सिंपल मेजोरिटी के लिए, किसी भी पार्टी को सिंपल मेजोरिटी के लिए 326 सीट चाहिए होती हैं सादा अक्सरियत के लिए। अब हमारे यहां तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये आपको एक स्ट्रक्चर समझ आया कि टोटल सीट्स कितनी होती हैं, ये आपने याद रखना है। और सादा अक्सरियत के लिए इसे कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। ये ऑब्जेक्टिव आपकी है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की टोटल सीट्स कितनी है। सिंपल मेजोरिटी के लिए कितनी चाहिए होती हैं? 326 चाहिए होती हैं सिंपल मेजोरिटी। अब 650 को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। इंग्लैंड की कितनी है, स्कॉटलैंड की कितनी है, वेल्स की कितनी है और नॉर्दर्न आयरलैंड की कितनी है, ये मैं अभी आपको नोट करवा देता हूं। जी जी, कितनी है ये इधर से देख लें। ये यस, इंग्लैंड की लिख लें। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, बड़ी मगजमारी के बाद ये चीजें निकाली मैंने। इंग्लैंड के बाद, इंग्लैंड के पास 543 कितनी सीट्स हैं? 543। स्कॉटलैंड के पास है 57। वेल्स के पास है 32। अब नॉर्दर्न आयरलैंड आ गया, इसके पास है 18। ये सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। जब इनको हम जमा करते हैं तो ये हमारे पास 650 आ जाती हैं। अब इनका इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन जब होता है प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के लिए, तो हाउस ऑफ कॉमन्स, हम इसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नहीं देख रहे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स बुनियादी तौर पर उनका, जिस तरह हमारा सेनेट है, सेनेट के इलेक्शन का अपना तरीका है। बर्तानिया के अंदर हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स हैं उनका भी हेरिडिटरी सिस्टम है। उनमें पीर्स होते हैं, उनमें लॉर्ड्स होते हैं, ये सारे सिलेक्ट नहीं होते। उनका एक अपना, जिस तरह एक विरासती निजाम नहीं होता, हेरिडिटरी सिस्टम कहते हैं उसे, हेरिडिटरी सिस्टम, हेरिडिटरी। सिस्टम है। इसका एक ओवरव्यू लेते हैं हम अभी, लेकिन हमने बात करनी है हाउस ऑफ कॉमन्स की, लोअर हाउस की, जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली है, जिन्होंने अल्टीमेटली जाके चुनाव करना है, इंतखाब करना है अपने प्राइम मिनिस्टर का। आपने अपना सिस्टम सामने रखना है। ये मैंने आपको इनके डिवीजन बता दी, इतनी इतनी सीट्स हर यूनिट को देते हैं। इंग्लैंड के पास 543 है, वेल्स के पास 32 है, स्कॉटलैंड के पास 57 है और नॉर्दर्न आयरलैंड के पास 18 है। अब हम ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाती है बाज औकात कि ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं और यूके किसे कहते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है कि जब नॉर्दर्न आयरलैंड को आप निकाल देंगे ना, तो आपके पास वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलकर आपके पास जीबी बनाते हैं, जीबी, ग्रेट ब्रिटेन। ये जो है, ये तीनों यूनिट्स इनके हैं।
वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों मिलके आपके पास ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। और जब नॉर्दर्न आयरलैंड भी इन तीनों के साथ मिल गया तो उसको फिर यूनाइटेड किंगडम हम कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये भूलने वाली चीज नहीं है। तो ये मैंने आपको सीट्स की डिवीजन बता दी है, ये मैंने आपको जीपी और यूके में डिफरेंस बता दिया, यूनिट्स भी आ गया, टोटल असेंबली इनकी लोअर हाउस है उनके हाउस ऑफ कॉमन्स की टोटल स्ट्रेंथ भी आपको बता दी, और सादा अक्सरियत के लिए कितनी सीटें चाहिए होती हैं वो भी मैंने आपको बता दी। अब पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहां तो मशरूम ग्रोथ है पॉलिटिकल पार्टीज की। वर्ड मैंने यूज किया मशरूम ग्रोथ। हमारे यहां बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जिस तरह हमारे रिसेंट जो इलेक्शन हुए उसमें मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं 46 to 47 पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बर्तानिया के अंदर 2 ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नोट कर लें, एक लेबर, दूसरी है कंजर्वेटिव। इनकी ऑब्जेक्टिव ये भी आ जाती है कि इनके हेडक्वार्टर कहां है और ये कब बनाई गई, लेबर और कंजर्वेटिव। पहली बात करता हूं लेबर की। यार इसका डस्टर देना इधर से, ये नीचे पड़ा, ये साथ साथ से इसके अंदर ही एक है लेबर पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है लेबर पार्टी। दूसरी है कंजर्वेटिव। मैंने अपना पुराना रजिस्टर निकाला, जो मैं जब तैयारी कर रहा था तो उस टाइम जिस तरह मैं लिखता था, जो पास्ट पेपर में चीजें थी और जब पेपर कोई दे के आना तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स आ जाती थी, आज मुझे वो चीजें नजर आई कि बाज़ वक़्त पॉलिटिकल पार्टीज का कलर पूछ लेते हैं, इनका स्लोगन पूछ लेते हैं, इनका हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं और इनका ये कब इनकी बुनियाद रखी गई, व्हेन लाइक लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी वाज फाउंडेड, ये आपको पता होना चाहिए। लेबर पार्टी का लिखिएगा, ये 1900 में बनाई गई थी, 27 फरवरी 1900 के अंदर बनाई गई थी। और ये कंजर्वेटिव पार्टी जो है ये 1834 में बनाई गई थी। ओरिजिनल इसका ईयर है 1834, इसलिए बताया है कि जब इनके दरमियान ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाती है कि इन दोनों में ओल्डेस्ट पार्टी कौन सी है। ओल्डेस्ट पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी है और जो यंग पार्टी है वो लेबर पार्टी है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसको फिर रीडिफाइन किया गया, इस स्ट्रक्चर को रीडिफाइन वो कब किया गया, 1912 में। अगर कोई पूछे कि मॉडर्न कंजर्वेटिव पार्टी की बुनियाद कब रखी गई, तो हमारे पास है 1912 का फिगर। और वैसे व्हेन द कंजर्वेटिव पार्टी ओरिजिनली वाज फाउंडेड 1834 के अंदर और ये 1900 के अंदर, ये 2 चीजें हो गई। अब इन दोनों के हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है, इसका भी लंदन हेडक्वार्टर है HQ, और इसका भी हेडक्वार्टर जो है लंदन में है। बर्तानिया का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, जाहिर है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर होगा। जो बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर होता है वो ही इनकी पार्टी का हेड भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। जिस तरह कंजर्वेटिव पार्टी थी इससे पहले इलेक्शन रूलिंग पार्टी, तो इनका कौन सा अब इसका जो है हेड ऋषि सोनक, और इसका हेड कौन जो प्राइम मिनिस्टर अब बना है, अभी आपसे डिस्कस होगा, वो करंट PM, ये हो गया। अब कलर की बात आती है, इसका लेबर पार्टी का कलर कौन सा है। अमेरिका के अंदर मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक ऑब्जेक्टिव आई कि अमेरिका के अंदर भी 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन कौन सी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। अब एक का सिंबल एलिफेंट है और दूसरे का डंकी है, गधा।
मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं पेपर में देखा, उन्हें पूछा हुआ था कि डेमोक्रेटिक का सिंबल कौन सा है। अब आपने ये देखना है कि हाथी किसका और गधा किसका है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ऐसे ही इनके कलर्स आ जाते हैं। लेबर का कलर कौन सा है? रेड कलर है लेबर का, रेड कलर। और इसका स्काई ब्लू कलर है। स्काई ब्लू कलर है। हर चीज में ऑब्जेक्टिव छुपी है। एक नंबर से आप, हम जब ऐसे लिखते थे तो हमारे टीचर कहा करते थे कि जब आप एक लाइन लिखते हैं ना, तो आप एक ग्रुप, पूरे अपने पाकिस्तान के सिस्टम को 12 ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको CSS के इम्तिहान को सामने रखते हुए 12 ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है। तो हमारे टीचर कहा करते थे कि आप जब एक लाइन ऐसे की लिखते हैं, एक से दूसरी में आते हैं, तो आप बेसिकली एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में या दूसरे से पहले में जा रहे होते हैं। यानी अगर टॉप, हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज होती है, मेरी प्रायोरिटीज में पुलिस सबसे टॉप पे था, उससे नीचे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये ACDC जो होते हैं। तो आपने एक लाइन अगर नहीं वैसे सॉलिड लिखी या एक ऑब्जेक्टिव को आपने मिस किया है, तो आप पुलिस से कहां आ गए हैं? पास में आ गए। और आपने अगर अच्छा लिख लिया, वो चीज पिक कर लिया आपने, तो आप पास से कहां चले गए? पुलिस ग्रुप में चले गए। तो ये चीजों को इजी ना लें, कैजुअल ना लें, फॉर ग्रांटेड ना लें। आपको ये रिगार्ड देंगी, रिस्पेक्ट देगी चीजें। इन चीजों को रिस्पेक्ट दें, आपको इसको रेसिप्रोकल इफेक्ट नजर आएगा। रेसिप्रोकल इफेक्ट याद रखिएगा। ये इनकी चीजें हो गई, ये आपने याद रखना है। कंजर्वेटिव और लेबर का ये आ गया स्ट्रक्चर। ये आपको मैंने पहले नेशनल असेंबली बता दी उनकी, जिस तरह हमारी नेशनल असेंबली उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है, भूलिएगा ना। मैंने जिस तरह हमारी 336 सीट्स है, उनकी 650 सीट्स बता दी। अब उसमें सादा अक्सरियत कितनी है? 326। ये हो गया। अब ये जो इलेक्शन हुए हैं बरतानिया के अंदर, इसमें कितने वोटर्स ने हिस्सा लिया है? 5 करोड़ वोटर्स ने हिस्सा लिया है। 5 करोड़ वोटर्स ने। 4 जुलाई को इलेक्शन होते हैं, 4 जुलाई 2024। 4 जुलाई 2024 को इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2024 यूके के अंदर। ओके, यूके हमने बोला है, मैंने ग्रेट ब्रिटेन नहीं बोला। जब ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे तो उसमें से नॉर्दर्न आयरलैंड निकल जाएगा। मैंने यूके का वर्ड यूज किया, ये यूके, GB प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। ये यूके के जनरल इलेक्शन 2024 कब हुए? 4 जुलाई 2024 को होते हैं। 4 जुलाई एक इंडिपेंडेंस डे भी मनाया जाता है, नेशनल डे में कहां मनाया जाता है? अमेरिका के अंदर। जिस तरह हम 14 अगस्त मनाते हैं, अमेरिका के अंदर 4 जुलाई इनका इंडिपेंडेंस डे है। 4 जुलाई 1776 सॉरी 1776 4 जुलाई ये अमेरिका का कौमी दिन मनाया जाता है। ये 4 जुलाई से याद रखिएगा। साथ मेरे ज़हन में आया तो मैंने कहा आपको चीजों को जब कंपैरेटिवली देखते हैं तो याद रह जाती हैं। इलेक्शन कब होता है इनका? 4 जुलाई 2024 को होता है। कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 5 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किए। 5 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किए। ठीक, 40,000 पोलिंग स्टेशन थे। 40,000 पोलिंग स्टेशन चारों टेरिटरीज के अंदर। दोनों पार्टीज का मैंने आपको बता दिया। ये जो बरतानिया के इलेक्शन है ये 5 सालों बाद होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये।
5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। अब मैंने वोटर्स की तो बात बताई, 5 करोड़ वोटर्स। अब वोट कास्ट करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बरतानिया के अंदर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 साल। हमारे यहां कितना है? 18 साल। कम से कम उम्र की हद जो है 18 साल है। कम से कम उम्र की हद कितनी है? 18 साल। क्योंकि हमारा भी वैसे ही, क्योंकि हमने सिस्टम वहां से हायर किया है, रेप्लिकेट किया है हमने। 18 साल वोटर्स की कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 साल होनी चाहिए। टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज 650। कॉन्स्टिट्यूशन टोटल सीट्स थी 650 टोटल। क्लियर हो गया ये भी? अब इनका ये जो जिस तरह हमारा 1 वोट 1 टिकट सिस्टम है हमारा, जिस तरह एक आप वोट कास्ट करें और उसी एक वोट से ही आपकी नुमाइंदगी होती है, वहां पे जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल फर्स्ट पास द पोस्ट, ये याद रखना है। फर्स्ट FIRST, फर्स्ट पास द पोस्ट। हर हल्के में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला मेंबर पार्लियामेंट में एक सीट जीतता है। ये है ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ये इसका प्रिंसिपल है, फर्स्ट पास द पोस्ट। किसी भी हल्के में जिसके पास सबसे ज्यादा वोट आए हैं उसने अपनी एक सीट को वहां पे इंश्योर कर लेना है। ये क्लियर हो गया प्रिंसिपल? अब बाद में इस तरह होता है कि दोनों पार्टीज ने सेम नंबर ऑफ वोट्स हासिल कर लिए हैं, तो उससे जो पार्लियामेंट वजूद में आती है उसे कहते हैं हंग पार्लियामेंट। ये टर्म याद रखना, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। ये भी ऑब्जेक्टिव मैंने अटेम्प्ट की हुई है। हंग पार्लियामेंट, ये बर्तानिया के पार्लियामेंटरी सिस्टम के अंदर है ये वर्ड हंग। जब दोनों पॉलिटिकल पार्टीज सेम नंबर ऑफ वोट्स हासिल करती हैं तो उस जो पार्लियामेंट उस तरह वजूद में आती है उसे क्या कहते हैं? हंग पार्लियामेंट कहते हैं। ये जस्ट आपने कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है, हंग पार्लियामेंट का। अदरवाइज अगर हंग पार्लियामेंट नहीं है, जिस तरह हमारे यहां है कि जिस पार्टी ने मेजोरिटी हासिल की है वही फिर आपस में बैठ के नेशनल असेंबली के अंदर अपने प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करती है, बर्तानिया के अंदर भी वैसे ही है। ये मैंने आपको बता दिया कि 326 सीटें चाहिए होती हैं 650 में से, याद रख लें, ऊपर 326। ये इनका स्ट्रक्चर है एक, ये आपको पता होना चाहिए। 5 साल बाद इलेक्शन होता है, कम से कम कितनी है उम्र की हद? 18 साल है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन कितनी है? 650। उसमें से चाहिए कितनी होती है? 326। और सिस्टम क्या है? फर्स्ट पास द पोस्ट। मकसद कि जिसको एक वोट मिल गया, ज्यादा वोट, अच्छा एक और वर्ड यूज होता है कास्टिंग वोट, CASTING, कास्टिंग वोट, ये इडियम भी है। इसका मतलब होता है फैसला कुन वोट। माई वोट प्रूव्ड अ कास्टिंग वोट एंड अल्टीमेटली ही वॉन द इलेक्शन। ये आपको बेसिक्स मैंने आपको बताई है, सिस्टम को समझ लें पहले। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि कितनी कितनी सीट्स ली हैं इसने। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी ने 411 सीट्स हासिल की हैं और इसके पास सिर्फ 121 सीट्स आई हैं। लेबर पार्टी ने टोटल 411 सीट्स हासिल की हैं आउट ऑफ 650 और इसने सिर्फ 121 सीट्स हासिल की हैं।
अब इससे पहले अब रूलिंग पार्टी कौन सी है? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी कितने साल बाद इक़्तिदार में आई है? 14 साल बाद। इससे पहले कौन था लेबर पार्टी का प्राइम मिनिस्टर जिसने इलेक्शन जीता था? वो था टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर था। कंजर्वेटिव पार्टी कंसेक्टिव 14 साल इक़्तिदार में रही है। अब कौन बना फिर प्राइम मिनिस्टर? इनका नाम लिख रहे उसका, सर केयर, SIR, सर KEIR, केयर रोडनी, RODNEY, रोडनी स्टार्मर, STARMER, ये नाम है इसका। इतना सिंपल, इतना रख रहे हैं। आर स्टार्मर भी याद रख सकते हैं, स्टार्मर भी याद रख सकते हैं, रोडनी स्टार्मर, ये इतना ये याद रख लें। बुनियादी बेसिकली ये बैरिस्टर है, बैरिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होती है ये कि भाई प्रोफेशन क्या है? ये बैरिस्टर है, बैरिस्टर, बैरिस्टर है ये। और ये 2020 से लेबर पार्टी का लीडर भी है, 2020 से, सिंस 2020 हेड ऑफ लेबर पार्टी 2020 से। मैंने पहले बताया कि जो पार्टी का हेड होता है वही प्राइम मिनिस्टर भी वही होता है। ये 2020 में इसलिए था क्योंकि उस टाइम ये पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ में थी, अपोजिशन में थी, और ये कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो थी इसमें इख्तिदार में। अब कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ आ जाते हैं। ये क्यों इन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की और इन्होंने क्यों इतनी जबरदस्त किस्म की ये शिकस्त फाश से दो चार हुए? इसकी बड़ी वजूहात हैं। 2 साल के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं इनके, 3 प्राइम मिनिस्टर। रिसेंट कौन था? ऋषि सोनक। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऋषि सोनक की। ऋषि सोनक से पहले थी एक खातून, एल ट्रिस। इससे पहले कौन था? बोरिस जॉनसन। इलेक्शन जब हुए, जिस तरह भी इलेक्शन हुए और स्टार्मर जो है वो बना है प्राइम मिनिस्टर। जब 5 साल पहले इलेक्शन हुए बर्तानिया के अंदर तो उस टाइम बोरिस जॉनसन बना कंजर्वेटिव पार्टी का। 2016 में ब्रेग्जिट हुआ है। ब्रेग्जिट हुआ। ब्रेग्जिट क्या है? बेसिकली ब्रेग्जिट बर्तानिया का यूरोपीय यूनियन से अलहदगी है। तो इस अलहदगी के बाद कोरोना भी आया। इन सारे इश्यूज और इवेंट की वजह से जिस तरह महंगाई ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, बर्तानिया को भी उसने अपनी लपेट में लिया। तो बर्तानिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उसके अलावा पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज और उसके अलावा इनके पॉलिटिकल क्राइसिस, जिसकी वजह से इस हुकूमत को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। ये तो हर जगह पे चल रही थी चीजें। लेकिन बोरिस जॉनसन मुतनाज़े कब होता है? जब इसको अपनी पार्टी के अंदर से इख्तलाफात का सामना करना पड़ता है। इस वजह से कि 3-4 इश्यूज बनते हैं। अब आप देखिए कौमें तरक्की कैसे करती हैं। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर है मुल्क का, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर है, डेवलप्ड कंट्री है, और वो कंट्री है जिसके पास वीटो पावर्स भी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है। अब जो बोरिस जॉनसन से 3-4 इस तरह की गलतियां होती हैं कि जो जिंदा कौमें होती हैं वो पकड़ती हैं अपने सरबराह की गलती को भी।
उनके जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उस चीज को हाईलाइट करते हैं। अब कोरोना है और कोरोना के दिनों के अंदर ये अपने हाउस पे, अपने रेजिडेंस पे पार्टीज मुनक्कद करवाता है। सबसे पहला इशू यहां से रेज होता है, तो मीडिया पे हाईलाइट हो जाती है ये चीज कि सारा बरतानिया जो है वो लॉकडाउन में है और प्राइम मिनिस्टर साहब जो पार्टीज कर रहे हैं, तनकीद शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर कुछ 6 महीनों बाद एक और इसकी ईमेल लीक होती है जिसमें बर्थडे मनाने के लिए, बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी इसके ऑफिशियल रेजिडेंस पे पार्टी का इनेकाद होता है। उससे ये और इशू बन जाता है इसका। तीसरा इशू भी ऐसे ही, इनका एक मिनिस्टर है उसकी तरफ से मेल भी जाती है जिसकी वजह से पॉलिटिकल ये इनके ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर जाके इसकी वो होती है, पार्टी होती है और वो भी मीडिया पे आ जाती है जिसकी वजह से इसको तनकीद का सामना करना पड़ता है। ये चीजें हो गई। अब एक और चीज बाद में जो हाईलाइट हुई वो ये हुई कि इसको अपनी ऑफिशियल रेजिडेंस की रेनोवेशन के लिए 30,000 पाउंड दिए गए थे, लेकिन जो बिल बना वो लाखों में बना। तो मीडिया पे इसका ट्रायल होना शुरू हो गया जिसकी वजह से ये तनकीद की जद में आया हुआ था, पहले भी तनकीद की जद में था लॉकडाउन की वजह से, कि बाकी आम लोग जो है वो लॉकडाउन में है और ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर क्या कर रहा है, पार्टीज मुनक्कद करवा रहा है। ये चीजें हो गई। उसके बाद रेनोवेशन के लिए जो इशू बना वो भी सामने आ गया। उसके बाद एक इनका मिनिस्टर था, उसके साथ सेक्सुअली इसके कोई इस तरह के इश्यूज थे, वो सामने आए, मीडिया पे आए। तो फिर इनकी पॉलिटिकल, इसकी जो अपनी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसके मेंबर्स भी पार्टी छोड़ने लग गए। उन्होंने आवाज बुलंद की कि हम ऐसे प्राइम मिनिस्टर और ऐसे लीडर के साथ नहीं रह सकते। तो जब ये चीज सामने आई कि अब ये इत्मीनान खो रहा है, अपनी पार्टी का कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, तो फिर इसके खिलाफ ये रेजोल्यूशन मूव होती है कि इत्मीनान का वोट लिया जाए। जब इत्मीनान का वोट लिया जाता है तो इसकी अपनी पार्टीज के मेंबर ही इसको वोट नहीं देते। तो क्या क्या चीजें हुई वो जरा देखें। जॉनसन की सबसे पहले, ये इससे चीजें लंबी हो जाएंगी, मैंने तो आपको एक जनरल व्यू दे दिया है। प्राइवेट सेक्रेटरी के उसकी तरफ से ईमेल होती है कि वो 100 लोगों को दावा देती है कि पीएम के घर जो है ना लॉकडाउन के अंदर पार्टी करनी है। नंबर 1, मीडिया इस सारे स्कैंडल को जो है ना एक्सपोज करता है। उसके बाद पब्लिक के सामने प्राइम मिनिस्टर माफी मांगता है इस चीज की। ये देखें, जिन कौमों के अंदर एहतसाब करने का एलिमेंट होता है तो प्राइम मिनिस्टर भी घुटना टेक देता है। अब हम जब डेवलपिंग कंट्रीज या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वहां पे ये चीज होती है कि मीडिया क्या इतना इंडिपेंडेंट होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात कर सके, या प्राइम मिनिस्टर के अंदर इस तरह के वो जुर्रत करता है कि मैं पब्लिकली आके जो है वो माफी मांग लूं। इशू देखें, हमारे नजदीक तो कोई इशू नहीं, हम समझे ये कौन सी बड़ी बात हो गई कि लॉकडाउन के अंदर पार्टी हो गई। लेकिन जब एक आम बंदा लॉकडाउन की जद में है तो ये क्यों अपने हाउस पे, अपने घर के अंदर पार्टीज कर रहा है? इस वजह से उसने पब्लिकली माफी मांगी। उसके बाद इसकी रवैये से तंग आकर कुछ मेंबर्स अपनी पार्टी बदल लेते हैं। उसके अलावा पुलिस जो है बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने पर रूलिंग और रनिंग प्राइम मिनिस्टर को फाइन करती है। यह है सिस्टम। इंस्टीट्यूशन ऐसे इंडिपेंडेंट होते हैं, विदाउट एनी सेकेंडरी इंफ्लुएंस वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। यानी अप्रैल 2022 में मेट्रोपॉलिटन जो पुलिस है लंदन की, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइन करती है इसे, जॉनसन और ऋषि सोनक दोनों को, कि जॉनसन की बर्थडे पार्टी लॉकडाउन के दौरान ये करते हैं। इस पे पुलिस क्या करती है? पहले मीडिया एक्सपोज करता है कि ये पार्टीज हो रही हैं इसके घर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर।
जबकि आम बंदा जो है वो किसकी जद में है, लॉकडाउन की जद में है। मीडिया भी इस चीज को एक्सपोज करता है। अच्छा जी, उसके बाद पुलिस फिर फाइन करती है, पुलिस फाइन करती है। उसके अलावा 25 मई 2022 को एक रिपोर्ट जारी होती है कि पीएम ऑफिस में इतनी पार्टीज हुई हैं, तो फिर इसके खिलाफ जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है, मूव होती है। तो वहां 41% लोगों ने कंजर्वेटिव पार्टी के लोगों ने ही इसके खिलाफ वोट कास्ट किया। कितने परसेंट लोगों ने? 41% लोगों ने जी। ये होता है 25 मई 2022 को। और सेक्सुअली असॉल्ट करने पर के हवाले से मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। ये आखिरी झटका साबित हुआ कि जब इसके अगेंस्ट ये एलिगेशन आया कि इसने किसी को सेक्सुअली असॉल्ट किया है, तो फिर इसकी पार्टी के अपने मेंबर ही इसको छोड़ गए और ये आखिरकार 7 जुलाई 2022 को अपना इस्तीफा दे देता है। 7 जुलाई 2022 को अपना रिजाइन दे देता है बोरिस जॉनसन। ये सारी चीजें तंग आकर पहले पब्लिकली माफी मांगने पर उसे मजबूर किया जाता है और वो मांगता है। मीडिया एक्सपोज करता है। मीडिया किसी इन्फ्लुएंस में नहीं है कि मैं रूलिंग पार्टी के यानी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट मैं चीजों को एक्सपोज कर रहा हूं। किसी ने उसको नहीं पूछा। पुलिस ने रूलिंग पार्टी यानी प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट फाइन किया अपनी तफ्तीश में, किसी ने नहीं पुलिस को पूछा। उसके अलावा अपनी पार्टी के मेंबर्स ने जब यह देखा कि अब सेक्सुअली असॉल्ट के एलिगेशन भी इसके अगेंस्ट आ गए, तो इसी की कंजर्वेटिव पार्टी के 60 मेंबर्स ने रिजाइन अपनी पार्टी छोड़ दी। 60 मेंबर्स ने रिजाइन दे दिए। कितने मेंबर्स ने? 60 मेंबर्स ने। यानी आपके पास आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि ऐसा सिस्टम जहां का मीडिया इतना इंडिपेंडेंट कि रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट चीजों को एक्सपोज करे, वहां की पुलिस इतनी इंडिपेंडेंट कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट फाइन चार्ज करती है, वहां की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कितनी जबरदस्त किस्म की इंटरनल डेमोक्रेसी है कि कोई डर नहीं कि मेरा जो प्राइम मिनिस्टर है, जो मेरा हेड ऑफ पार्टी है, वो मेरे साथ नाराज हो जाएगा। 60 लोगों ने रिजाइन दे दिया। ये है सिस्टम। ऐसे कौमें नहीं बनती। गवा दी हमने इस्लाफ से जो मिरास पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। तो इकबाल कहता है कि वो किताबें वो अपने अबा की जो देखें इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। हजरत उमर से पूछ लिया गया था कि ये चादर लंबी कहां से ली? ये इस्लाम के दर्स हैं। ये गवा दी हमने इस्लाफ से जो मिरास पाई थी। इसने अल्टीमेटली किस तारीख को रिजाइन दे दिया? 7 जुलाई 2022 को ये रिजाइन देता है। और उसके बाद फिर उसके अलावा ब्रेग्जिट, मैंने बताया ब्रेग्जिट का इशू चल रहा था। यानी 2016 में जब बरतानिया यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ, वो इशू था। महंगाई थी, यूक्रेन जंग हो रही थी, उसके हवाले से। उसके अलावा बरतानिया के अंदर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ आ जाए कि ये कंजर्वेटिव पार्टी जो इतने 14 सालों से इक़्तिदार में है और लेबर पार्टी 14 साल से लोगों ने इसको साइड पे किया हुआ था, तो क्या वो अवामिल थे जिसकी वजह से लेबर पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ गई और लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की उसने। इतनी सीट्स उसने जो हासिल की हैं, और इसने सिर्फ 121 सीट हासिल की हैं, जो पार्टी 14 साल इक़्तिदार में थी। 411 सीट्स आउट ऑफ 650, और उसने सिर्फ 121 सीट्स हासिल की हैं। सॉरी, टाइम की बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, वो बता दीजिए। सो ये चीजें होती हैं जिसकी वजह से जो है ना मुल्क जो है वो तरक्की करते हैं। इसको टोरस पार्टी भी कहते हैं। टोरस, TORIS, टोरस, ये याद रख लीजिएगा। टोरस इन्हीं को कहते हैं।
ऋषि सुनक। उसके बाद लिस्ट ट्रुस आती है इख्तिदार में, यही पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी इसको इलेक्ट करती है। इसके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, ये सारा इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, यूक्रेन वार चल रही है। तो फिर पैलेस्टाइन के अंदर जो इश्यूज चल रहे थे, जिस तरह इसराइल कर रहा था, तो बरतानिया के अंदर पैलेस्टीन के हक में बड़ी एक मूव है, उसकी जो वेव है वो इसके हक में है। तो इससे भी ये चीजें संभाली नहीं जाती, ये भी क्राइसिस में होती है। और सिर्फ 44 दिन के बाद ये भी अपना रिजाइन दे देती है, 44 दिन के बाद रिजाइन दे देती है। अल्टीमेटली फिर ऋषि सोने का आता है। तो इसने भी बुलंद बांग दावे किए, लेकिन ये भी चीजों को संभाल नहीं सका। पब्लिक के अंदर जो फिर ओपिनियन डेवलप हुआ इन सारे पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से, किसके अंदर? कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर। और फिर डिलीवर भी नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लोग तंग आके इस तरफ गया, फिर लिबर पार्टी की तरफ। ये थी वो रीजन जो मैंने आपको बताई। ये चीजें हो गई। अब आप ऑब्जेक्टिव्स लिख लें। बरतानिया की जो सबसे मुख्तलिफ तरीन दुरानिया की प्राइम मिनिस्टर है, यही है, लिज ट्रस। सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड इसका है, शॉर्टेस्ट पीरियड। कंजर्वेटिव पार्टी से है। इससे पहले 2019 में इंतखाबात हुए थे, लास्ट इलेक्शन, जिसमें बोरिस जॉनसन आया था 2019 में। ये करंट है 2024 की। ये हो गया। बरतानिया के 3 हफ्तों की कैंपेन होती है, 3 हफ्तों की कैंपेन। शॉर्टेस्ट टेन्योर मैंने आपको बता दिया, लिज ट्रस का है, ट्रुस। अच्छा जी, अब लॉन्गेस्ट पीरियड किस प्राइम मिनिस्टर का है? वो फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, फीमेल, मार्गरेट थैचर। MARGARET, THATCHER। बहुत बड़ा नाम है ये कंजर्वेटिव पार्टी से थी, ये भी कंजर्वेटिव पार्टी से थी, ये भी 1979 से लेकर 1990 तक ये प्राइम मिनिस्टर रही है। और 1975 से 1990 तक ये कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर रही है, लीडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा नाम है ये ऑब्जेक्ट आता है। जब बरतानिया की हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें बहुत बड़ा नाम है। ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर भी थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ये लीडर रही है ये। अच्छा, एक और 20वीं सदी की पहली खातून वजीर आजम। हम जब इसकी बात करते हैं बेनजीर भुट्टो की, वो दूसरी है। किसमें? 20वीं सदी की। कौन सा पीरियड है उसका? 64 से 67 है। बहरहाल ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बरतानिया की तारीख की इसका पहली खातून वजीर आजम है, ये भी हो गया। अब इसको एक टाइटल दिया गया था, आयरन लेडी। रूसी साफी ने, रशियन RUSSIN, रशियन जर्नलिस्ट ने इसे आयरन लेडी का टाइटल दिया था। ये हो गया आयरन लेडी, याद रखिएगा। ये कौन है? मार्गरेट थैचर है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इसका लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट। अब आ जाए, अब जो मौजूदा पार्टी आई है इख्तियार में, वो कौन सी है? खान, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का जो इससे पहले था प्राइम मिनिस्टर, कौन था वो?
टोनी ब्लेयर, मैंने आपको बताया ये 2005 में इसने इलेक्शन जीता था लास्ट टाइम। तो किसने अप्रूवल बनाई थी? प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर बना था, प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर कब से कब तक रहा? ये लीडर रहा 1997 से 2000 लीडर रहा, लेकिन इलेक्शन जीता 2005 में, 2007 तक पार्टी जीता था। और इसका भी बर्तानिया की तारीख में दूसरा लंबा तरीन ड्यूरेशन है, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, सेकेंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एज पीएम। 2 दफा ये बना है। ये हो गई चीजें। तो 1960 में बनी थी जी, श्री माबू बंदरा नाइक की। ठीक ठीक। पहली खातून जो है दुनिया की यानी 20वीं सदी की इस बात कर रहे थे मार्गरेट थैचर की। वो 1925 से 2013 तक का पीरियड है मार्गरेट थैचर का। ऑब्जेक्टिव आ सकती है कि इसकी डेथ कब होती है? 2013 में होती है, याद रख लें बस। मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर 1925 से 2013 तक। पहली 20वीं सदी की पहली, वो सदर तो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है बंदरा नाइक के, श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। क्या उसका ड्यूरेशन है? 60 में 1960 बंदरा नाइक के 1960 में श्रीलंका के अंदर श्रीलंकन सदर प्राइम मिनिस्टर। 3 टाइम पीएम बनी। 3 मर्तबा ये पीएम बनी है। ये जैली ये 7 ऑब्जेक्टिव आपके पास होनी चाहिए, नोट्स आपके तैयार हो रहे हैं। ये मैंने आपको थैचर के बता दिया, 2013 में इसकी डेथ होती है। 60 to 65 जी 70 तो लिख बता दें 1960 to 65, 70 to 77 1970 to 75, 77 77 yes जी 94 to 2000 1994 to 2000 2000। ये 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनी है बंदरा नाइक के हैं। और ये 20वीं सदी की पहली खातून वजीर आजम, श्रीलंका याद रख लें, बंदरा नाइक है श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब जो बने हैं मैंने आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है ये भी याद रख लें। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम है एंजीला रेनर, ANGELA, एंजीला RAYNER। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लेबर पार्टी का डिप्टी पीएम। प्राइम मिनिस्टर सारे याद कर लेते हैं, भूल जाता है बीपीएससी का पेपर सेटर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंजीला रेनर। किस पार्टी से है आपको बता दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इलेक्शन के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। इसको ऐसे ही याद रखें। कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया कि कंजर्वेटिव पार्टी को लोगों ने क्यों रिजेक्ट किया और जो जिंदा कौमें होती हैं उनके स्टेट इंस्टीट्यूशंस किस तरह अपना रोल प्ले करते हैं फॉर गुड गवर्नेंस।
और रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए किस तरह उनके स्टेट इंस्टीट्यूशन जो है ना खुल के बात करते हैं। पुलिस देखो, पुलिस ऐसी आज़ाद, किसी भी असर रसूख और किसी भी सियासी मुदाखलत से इतनी आज़ाद कि वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट फाइन करती है। उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी देखें पार्टी के अंदर कि उनके अपने मेंबर्स अपने प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि आपने ये गलत किया, हम रिजाइन देते हैं। उनका मीडिया इतना इंडिपेंडेंट कि वो रूलिंग पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट एक्सपोज करता है उसकी चीजों को। तो कौमें ऐसी तरक्की नहीं करती। अल्लाह करे कि हमारे यहाँ भी वो फसले गुल आए कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।